नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में 8 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं दीपक डोभाल। हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार तय। सोमवार को प्रधानमंत्री और मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुलाकात के बाद हो सकता है ऐलान। बिहार में कल नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सरकार में शामिल होने पर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई की स्थिति साफ नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के तार। कोयला, ऊर्जा, रक्षा और वित्त मंत्रालयों से भी जुड़े। गृह मंत्री ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। अब तक 12 गिरफ्तार। 23 फरवरी से संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। और विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत कल। वेस्टइंडीज से मिली पाकिस्तान को शर्मनाक हार। 150 रन से वेस्टइंडीज ने हराया। और 8 बजे की खबरों के सफर की शुरुआत आज की पहली खबर से। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद तकरीबन पूरी हो गई है। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की संभावना है और इसके बाद ही पीडीपी बीजेपी की संयुक्त सरकार बनने की घोषणा की जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि दोनों दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने मान लिया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जबकि पीडीपी ने माना है कि सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मिले विशेषाधिकार में कोई तब्दीली या ढिलाई तभी दी जाएगी जब सुरक्षा समीक्षा में ऐसा पाया जाएगा। इन मुद्दों पर सहमति के बावजूद बीजेपी और पीडीपी औपचारिक रूप से इसे जाहिर करने से बच रही हैं। हम दोनों पार्टियां सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं कि हम मुद्दों पर सहमति बना पाए, पर अभी भी एक आध मुद्दा ऐसा है जिस पर सहमति बनाना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया। इसलिए इसका जो समय लगेगा वो समय लगेगा। हम प्रयासरत है कि जल्दी एक सहमति पर पहुंचकर विषय को आगे ले जाए। जो हमारे जो द इश्यूज दैट वी हैड रेज्ड, द स्पिरिट ऑफ इट and the details of it you will find if the alliance comes, which we hope today. पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार के लिए शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी के जम्मू कश्मीर और केंद्रीय नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। उस बातचीत के आधार पर शनिवार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मसौदे को आखिरी रूप दे दिया गया है। इसे लेकर शनिवार सुबह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप की टीम है ये दिल्ली गई थी, अपने शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है उनसे मिली है, विचार विमर्श किया है। आने वाले दिनों में जिन मुद्दों पर चर्चा चल रही है वो चर्चा कैसे आगे बढ़े और वो मुद्दे जो हैं वो कैसे सुलझें। अब आगे निर्णय लेना जो है वो केंद्र का दायित्व है, वो जो निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार होगा। पीडीपी और बीजेपी में सरकार गठन पर सहमति को विपक्षी दलों ने नाटकबाजी बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी महज मोल भाव का दिखावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अगर सहमति नहीं बन रही है तो फिर से चुनाव करा लें। You know, this thing has gone on for too long. The people of Jammu and Kashmir, either should get a government or there should be fresh elections perhaps. हालांकि पीडीपी ने कहा है कि बातचीत अभी जारी है और कई ऐसे तकनीकी मुद्दे हैं जिसे स्थिर सरकार चलाने के लिए तय करना जरूरी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर में जो सियासी सेहत है उस पर ज्यादा तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान हैं अनिल आनंद जी, चीफ ऑफ ब्यूरो हैं ग्रेटर कश्मीर के। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। एक बार ये खबर आई थी इससे पहले कि 20 तारीख तक जो है वो लगभग सरकार एक तरह से सारी बातें हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी वार्ताएं हो चुकी हैं, सहमति बन चुकी है और 20 तारीख को सरकार का गठन भी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी भी यही चाह रही होगी कि कम से कम बजट सत्र से पहले सरकार की तस्वीर साफ कर लें। लेकिन सर क्या है, खुलकर क्यों कब औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए ये अलायंस कुछ एक
आम या ऑर्डिनरी अलायंस नहीं है। ये दोनों पार्टियां, जैसे कहा जाए कि मुफ्ती साहब ने खुद 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा, नॉर्थ और साउथ पोल की तरह हैं, आइडियोलॉजिकली भिन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी का पीडीपी और मुफ्ती साहब के प्रति एक सोच रही है, जो उन्होंने हर वक्त पे समय समय पे उन्होंने बयान भी दिए, उनकी सोच पीडीपी की आइडियोलॉजी को लेके अटैक भी किए, और वैसा ही उस तरफ से भी होता रहा। अब मैंडेट एक ऐसा किस्म का आया, स्प्लिट मैंडेट वर्डिक्ट जो आया, उसमें मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब ने भी और यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं ये सोच उनकी कि सरकार किसी ना किसी तरीके से बनना चाहिए, एक बड़ी पॉजिटिविटी है। अब आपने कहा कि क्यों खुल के नहीं कह रहे हैं, इतना देर क्यों? तो दो लोग जो अलग अलग सोच विचारधारा के जो लोग होते हैं, उनको इकट्ठे आने में समय लगता है। और फिर ये मान के चलिए कि केवल 2 दल नहीं है, इनके पीछे इनके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी इन्हीं की सोच के साथ आज तक जब से चले हैं, मुफ्ती साहब की सोच के साथ चले हैं, या भारतीय जनता पार्टी और इनके सोच साथ चलने वाले लोग उसी सोच के साथ चले हैं। तो एक तो है कि खुद को तैयार करना दोनों पार्टीज जी, दूसरा जनमानस को तैयार करना। बिल्कुल। तो इस मसले में अगर आपको थोड़ा सा इतिहास में बहुत जल्दी मैं मुफ्ती साहब को बता दूं, तो वो एक बड़े पारंपरिक तौर की राजनीति करते हैं वो, और उसमें वो जल्दबाजी नहीं करते हैं। और तीसरी बात यह है कि वो 2-3 चीजें होता है, पहले तो वो खुद नाप तोल करते हैं, फिर उनकी आदत है, अगर पिछला एक्सपेरिमेंट उनका जनता दल का आप देखें, जब वो गृह मंत्री बन गए, जब कोई भी नहीं सोच सकता था, तो फिर वो उनकी अगली कोशिश होती है कि जनमानस को कैसे उसमें ढाला जाए। लेकिन सर जनमानस की आपने बात की, अवाम की आपने बात की, तो जो डेडलॉक बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है और अनुच्छेद 370, देखने में तो यही लग रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं और जो आइडियोलॉजी रही है बेसिकली, जो मुख्तलिफ है दोनों ही दलों की, क्या वो रोड़े आ रहा है, वो आड़े आ रहा है? देखिए बिल्कुल ये है, लेकिन इसमें क्या होगा, कैसे पिक्चर बनेगी, भविष्य में क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। इस पे आंकलन अभी लगाना भी नहीं चाहिए। इस वक्त तो यही उम्मीद करनी चाहिए, अगर सरकार बनती है, जैसे कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने जम्मू में कहा, अगर सरकार बनती है तो पॉजिटिविटी के साथ ही चलना चाहिए। और ये इश्यूज जो है, ये मान लेना कि मेरा ये मानना है, मेरा जाती विचार है ये, कि ये मान लेना कि शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद हो गई और ये जो इश्यूज है टोकरी के अंदर आपने ढक दिए और चले गए, ऐसा होगा नहीं। अगर होता है तो बहुत ऐतिहासिक होगा। अगर मुफ्ती साहब और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सपोर्ट बेस को अगर ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं, इन इश्यू को दरकिनार करिए, तो मुझे लगता है कि फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन सर ये इतिहास जो लिखा जाएगा, क्या ये इसलिए याद रखा जाएगा कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, क्योंकि एक पार्टी वो है जिसे जम्मू में बहुमत मिला है, दूसरी पार्टी वो है जो पूरी की पूरी कश्मीर में एक तरह से घाटी में छाई हुई है। तो आपको लगता है ये जो खाई, सियासी तौर पर ये जो खाई रही है, मैं तो सियासी खाई से कहूंगा, सही बात, क्या ये सरकार इस खाई को पाटने में सफल हो पाएगी, ऐसा देखते हैं आप? देखिए लोगों के सामने जो इन्होंने सिनेरियो एक पेश किया है, जो मुफ्ती साहब ने जो चीज सेल करने की कोशिश की, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो यही है जो आपने कहा। जैसा आप 2 अलग अलग किस्म के वर्डिक्ट मिले हैं, स्प्लिट वर्डिक्ट है, 2 क्षेत्र दोनों पहले ही एक दूसरे के खिलाफ तनातनी के माहौल में 60 साल से रह रहे हैं। ये स्वर्ण मौका है कि जो वर्डिक्ट अलग अलग इनको इकट्ठा किया जाए। अब जम्मू के लोगों ने एक वर्डिक्ट दिया, मेजॉरिटी वहां बीजेपी को दे दी, कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को दे दी। तो आप उस वर्डिक्ट को समझने की कोशिश करें, और हमने समझते हुए ये तय किया कि हम एक दूसरे से बात करें और सरकार बनाने की कोशिश करें। अब आया खाई तय होती है कि नहीं होती, मैं फिर भविष्य की मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह के डेवलपमेंट का एजेंडा नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, यहाँ पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने उसी के बिना पे इलेक्शन जीतने की कोशिश की, वहां पे भी एक बहुत बड़ा लोगों को जो एक उम्मीद है, क्यों लोग शायद अभी तक इस चीज को इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बन जाए तो अच्छा है, बट इस वक्त इसके कि प्रेसिडेंट रूल हो जाए या फिर इलेक्शन सिर पे आ जाए। तो एक बहुत बड़ा जो एक और सेलिंग पॉइंट जो मुफ्ती साहब ने अपना बनाया, या कहीं कहीं बीजेपी ने भी, वो डेवलपमेंट का ही बनाया उन्होंने। क्योंकि मुफ्ती साहब ने भी कश्मीर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये कहने की कोशिश की है कि कश्मीर एक बहुत बड़ी त्रासदी से अभी उभरा नहीं है। जो इतने फ्लड्स आए हैं, तो उनका मानना था कि एक अच्छी सरकार चाहिए, सेल्फ रूल की उन्होंने बात कही। हालांकि सेल्फ रूल भी अभी उन्होंने बस्ते में डाला, मैं उसकी बात नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ केवल डेवलपमेंट वाले मुद्दे पे आ रहा हूं। तो मुफ्ती साहब ने ये अपने लोगों को कन्विंस करने की वहां कोशिश की है कश्मीर में, भाई एक सरकार
और अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और हम बनाते हैं सरकार, तो आप ये जो हमने सर लेकिन मैं यहां पर रुकना चाहूंगा आपको। पीडीपी तो अपने लोगों को चलिए समझा लेगी कि चलिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर, और पीडीपी तो पहले भी कह रही थी कि चाहे हम जीते या पीछे रहें, काम हमको तो करना मोदी की सरकार के साथ ही है, क्योंकि अगर पूरे की बहुमत भी आता अगर पीडीपी का, तो भी उसको केंद्र में बीजेपी के साथ ही काम करना था। तो अब अगर राज्य में अगर बीजेपी के साथ काम करना है तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल बीजेपी के लिए क्या ये ज्यादा है, क्योंकि उसे न सिर्फ लोगों को समझाना है, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसका एक नया खाका पेश करना है, और इसके अलावा जो चीज हम भूल रहे हैं वो है संघ को मनाना। क्या आपको लगता है कि संघ को मना पाने में बीजेपी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ग्रे एरियाज हैं बीजेपी के लिए। और एक और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट जो है, जो मतलब जिसको मैं प्रिविलेज मानता हूं, मुफ्ती साहब का नेतृत्व। उनके पास कोई ऐसा नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व जम्मू में नहीं है जो खड़ा होकर लोगों को कन्विंस कर सके, लोगों को रैली अराउंड कर सके, समझा सके। वो एक चीज उनके आड़े आ सकती है, क्योंकि जितने भी उनके 25 एमएलए जीत के आए हैं, पुराना नेतृत्व तो सारा उन्होंने दरकिनार कर दिया। कुछ दागी थे, कुछ को वैसे साइडलाइन कर दिया। वो एक ग्रे एरिया मुझे नजर आता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपको एक लोकल फैक्टर जरूर चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कितनी बार यहां से कोशिश करेंगे कि जम्मू के आवाम को कन्विंस करें कि हम ये नहीं। अरुण जेटली जी कितनी बार जाएंगे वहां पे। तो होता क्या है कि जम्मू कश्मीर का ये भी इतिहास रहा है कि आप दिल्ली से जब ज्यादा बैक सीट ड्राइविंग करने लगते हैं, उसका भी एडवर्स रिएक्शन समय समय पे जम्मू कश्मीर में बहुत होता रहा है। उसका फिर वही कहना था कि दिल्ली से वायसराय आते हैं, हमको चलाते हैं, या दिल्ली से तार खींची जाती है, हुक्म दिया जाता है। वो भी एक स्थिति जो है उसको भी अवॉइड करना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज होगा। सर बहुत जल्दी से मैं क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। उप मुख्यमंत्री बीजेपी का, मुख्यमंत्री पीडीपी का, जी बिल्कुल। 6 साल तक क्या ये स्थिति बरकरार रह सकती है? कोई खींचतान नहीं होगी? मुझे लग रहा है, देखिए 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मुझे लगता है 95% या 96% यही स्थिति बनेगी, क्योंकि मुफ्ती साहब मुझे नहीं लगता मानेंगे कि उनको 6 साल मुख्यमंत्री नहीं रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और फिलहाल हम भी यही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम को फिलहाल अंक गणित नहीं, एक बेहतर सरकार, एक स्थिर सरकार चाहिए, जो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर। और फिलहाल उतने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के शामिल होने को लेकर स्थिति साफ नहीं है। नीतीश कुमार को जिन 130 विधायकों का समर्थन हासिल है, उनमें आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5 और सीपीआई के 1 विधायक के साथ ही एक निर्दलीय विधायक भी शामिल है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वो सरकार में शामिल होने का फैसला नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने के बाद ही लेगी। इसके लिए वो पार्टी हाईकमान के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं आरजेडी कह रही है कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही कोई अंतिम फैसला लेंगे, जबकि सीपीआई के सुबोध रॉय ने भी कहा है कि उनकी पार्टी ही इस पर कोई अंतिम फैसला लेगी। बिहार में रविवार को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ चौथी बार लेंगे। और अब आते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों की बुराड़ी थाने में पुलिस से हुई झड़प मामले में मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में अफ्रीकी महिला से चलती कार में हुए दुष्कर्म के मामले में भी केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट से जांच कराने को कहा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हुई झड़प के मामले में बुराड़ी के विधायक संजीव झा और मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि आरोपियों ने 2 बच्चों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही थी। इसके बाद दोनों विधायक मुकदमा दर्ज कराने वहां पहुंचे थे। सीधा जो मामला 15 मिनट के अंदर
खत्म किया जा सकता था एक एफआईआर दर्ज करा के, जो उन लोगों का अधिकार था संवैधानिक। पुलिस ने जानबूझकर 5 से 6 घंटे तक इस मामले को खींच के रखा। कॉर्पोरेट जासूसी का मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आशंका जताई है कि मंत्रालयों से गोपनीय जानकारी लीक करने का मामला यूपीए सरकार के वक्त से चल रहा है। उधर कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार को 9 महीनों से पहले पता था तो वो चुप क्यों रही। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल होने की बात कही है। पेट्रोलियम मंत्रालय में कॉर्पोरेट जासूसी का खुलासा होने के बाद इसके तार कोयला, ऊर्जा, रक्षा और वित्त जैसे मंत्रालयों से भी जुड़ गए हैं। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गोपनीय दस्तावेजों को लंबे वक्त से लीक किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर कांग्रेस ने इस बारे में जानकारी होने के बावजूद सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। किसी भी पॉसिबिलिटी को मैं रूल आउट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सब सारी चीजें लंबे समय से चल रही होंगी, तभी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और उसकी जांच हो रही है और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 9 महीने में ये सरकार शासन का ताना बाना नहीं संभाल पाई। अगर जासूसी हो रही थी तो जासूसी की जिम्मेदारी सरकार की है। शुक्रवार की रात क्राइम ब्रांच ने इस मामले में ऊर्जा कंपनियों से जुड़े 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों का ताल्लुक रिलायंस, एसआर, केयर्न्स, जुबिलियंस एनर्जी और एडीएजी रिलायंस समूह से है। इन सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस जासूसी के मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों की कॉपी हासिल होने का दावा किया है, जिसमें राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़े वित्त मंत्री के बजट भाषण के अंश के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय के एक्सप्लोरेशन सेल के दस्तावेजों की कॉपी, कई सेक्टर्स के परफॉर्मेंस का बैकग्राउंड नोट, हाइड्रोकार्बन पर कैग की रिपोर्ट, कुवैत में भारतीय दूतावास के कागजात और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा की चिट्ठी जैसे दस्तावेज शामिल हैं। जो गुनहगार है वो तिलमिला के कुछ तो कुछ उनको कहना पड़ेगा। सब पुलिस की प्रक्रिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके सामने सारा विषय उजागर हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स जो है चोरी किए गए, डॉक्यूमेंट चोरी करने के बाद में आगे बेचे गए। उनको जो उनके रेसिपिएंट्स हैं, यानी कि आप समझ लें कि चोरी के माल को खरीदने वाले जो हैं, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टीज, उनको भी हमने अब जो है काबू में कर लिया है। इनसे अब हमारी बातचीत चल रही है, हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। 19 फरवरी को इस कॉर्पोरेट जासूसी के मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें पहले दिन 5 और अगले दिन 2 और लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी कंपनियों को गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराते थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कॉर्पोरेट जासूसी के मामले में बड़ी मछलियां फंस सकती है। हालांकि मंत्रालयों में कॉर्पोरेट घुसपैठ के नेटवर्क को तोड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ वामपंथी नेता गोविंद पानसरे का आज कोल्हापुर में अंतिम संस्कार किया गया। 82 साल के गोविंद पानसरे का शुक्रवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। रोड टोल टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले पानसरे और उनकी पत्नी को 16 फरवरी को उस वक्त गोली मार दी गई जब वे सुबह की सैर पर निकले थे। पानसरे के निधन पर राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। करीब 1.5 साल पहले पुणे में अंधविश्वास विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की भी हत्या कर दी गई थी। It was a murder and a murderous attack, and the Maharashtra government will have to act, and in fact the central government should take note why in state like Maharashtra such attacks on public activists, political activists are taking place. It is a very serious development. केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन एलेप्पो में हो रहे सीपीएम के राज्य स्तरीय सम्मेलन से आज बीच में ही उठकर चले गए। अच्युतानंदन अपने ऊपर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जाने से नाराज थे। बैठक से निकलकर सीधे वो अपने घर पहुंचे। बाद में अच्युतानंदन के समर्थक उनके आवास पर जमा हो गए और उनके समर्थन में नारे लगाए। इससे पहले सीपीएम की केरल इकाई ने एक प्रस्ताव पारित कर अच्युतानंदन पर पार्टी विरोधी विचारधारा रखने का आरोप लगाया था और फैसले की जानकारी मीडिया को दी थी। हालांकि सीपीएम की राज्य इकाई ने अच्युतानंदन को लेकर प्रस्ताव को प्रकाशित करने को सही ठहराया है।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ आज मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सूचना मिलने पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोपोर इलाके में थाकगुंड गांव में अभियान शुरू किया था। पुलिस को वहां आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी। अभियान के दौरान छिपे आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सेना को भी गोलीबारी करनी पड़ी। ऑपरेशनल कार्रवाई करते हुए सबसे पहले लोगों को आसपास के लोग हैं उनको बाहर निकाला और उसके बाद जो है कंसंट्रेट किया जहां उस टारगेट हाउस को जहां पे जो मिलिटेंट्स थे, और उसके बाद में फायर फाइट स्टार्ट हुआ एंड वी हैव किल्ड बोथ द टेररिस्ट एंड ऑपरेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इराक में बंधक बनाए गए 39 भारतीयों की तलाश जारी है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि यह पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है कि वो भारतीय बंधक जिंदा हैं या नहीं। विदेश मंत्री ने आज बंधकों के परिवारजनों से दिल्ली में मुलाकात की। पिछले साल जून में यह बंधक प्रकरण सामने आया था, जब आतंकी संगठन आईएस ने इराक के कुछ इलाकों को कब्जे में ले लिया था। बंधक बनाए गए लोग पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और इराक में विभिन्न कंपनियों में काम करते थे। इससे पहले संसद में भी सरकार ने बंधकों के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही थी। विदेश मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए मदद नाम से एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में आज इस केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था का उद्घाटन किया। इससे भारत के बाहर रहने वाले करीब 2.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उसका पूरा ब्यौरा भी देख सकते हैं। मदद नाम का यह एप्लीकेशन passportindia.gov.in की वेबसाइट पर मौजूद है। इससे दुनिया भर में भारत के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों से भी जोड़ा गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको अरब देश ओमान में शुरू किया गया था, जिसके अच्छे नतीजे रहे। मदद एक ऐसी चीज है जो अकाउंटेबिलिटी भी तय करती है, एक्सेसिबिलिटी भी तय करती है, रिस्पॉन्सिवनेस भी तय करती है। तो ये MOIA और MEA का मिला जुला प्रयास है। इसका उद्देश्य है हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले भारतीयों की मदद करना। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। यह सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 20 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 20 अप्रैल से 8 मई तक चलेगा। सरकारी कामकाज में कुल 44 विषय शामिल हैं। 26 फरवरी को रेल बजट पेश होगा, 27 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट के अलावा बजट सत्र में सरकार 7 नए विधेयकों को पास कराने की कोशिश में होगी। इनमें वित्त विधेयक के अलावा 6 अध्यादेशों की जगह विधेयक लाए जाएंगे। जिन अध्यादेशों को विधेयकों में बदलना है उनमें भूमि अधिग्रहण, कोयला खनन, बीमा क्षेत्र और खनिज खनन अध्यादेश शामिल हैं। इसके अलावा सरकार लोकसभा में लंबित 3 और राज्यसभा में लंबित 7 विधेयकों पर बहस के बाद उन्हें पास कराने की कोशिश करेगी। इस सत्र के दौरान 10 नए विधेयक भी पेश होंगे। इनमें से लोकसभा में लंबित विधेयक हैं वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक, लोकपाल, लोकायुक्त और अन्य संबंधित कानून संशोधन विधेयक, निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक 2014। राज्यसभा में भी 7 विधेयक लंबित हैं। इनमें कंपनी संशोधन विधेयक 2014, सार्वजनिक भवन संशोधन विधेयक 2014, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014, भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक 2014, भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2013 और संविधान आदेश 2014 विधेयक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू 16 फरवरी को ही अलग अलग मंत्रालयों के साथ बैठक कर सरकार की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, ये अलग विषय है, मगर इस पे सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से सोचेगी कि किस प्रकार से सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेकर हम आगे बढ़ें। जहाँ तक सरकार के मंशा का सवाल है, वो बिल्कुल इंटेंशन क्लियर है कि हमें जो बिल्स देश को आगे बढ़ाते हैं, जो कानून देश को आगे बढ़ाते हैं, उन कानूनों को जरूर लाना है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास यही हमारा ध्येय है। संसद में कानून पास न होने की सूरत में अध्यादेश का रास्ता अपनाने पर कांग्रेस सहित विपक्षी दल सरकार से नाराज हैं। Coming budget session, we will have to see. There are issues which can bring parties in opposition to come together. For instance, ordinances, and several parties, almost all parties in opposition, they are opposed to the ordinances.
the left parties are opposing the ordinances. I understand the Congress party has expressed strong objections to certain ordinances. कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के पक्ष में नहीं है, वो इसका विरोध करेगी। वाम दल और तृणमूल कांग्रेस के तेवर भी भूमि अधिग्रहण कानून और बीमा क्षेत्र से जुड़े संशोधन विधेयक पर तीखे हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने से जुड़ा विधेयक, ये दो ऐसे मामले हैं जो सरकार के लिए बजट सत्र में सबसे बड़ी चुनौती पेश करेंगे और सरकार के कौशल और धैर्य की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी, जहां वो अल्पमत में हैं। कैमरामैन राजदीप के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि कोई मजबूत सरकार हमेशा सही दिशा में ही चले। राजन ने यह बात शुक्रवार को पणजी में एक कार्यक्रम के दौरान कही। इसके लिए उन्होंने तानाशाही का भी उदाहरण दिया, साथ ही उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने का भी सुझाव दिया। रघुराम राजन ने काले धन के खिलाफ कड़े कानून बनाने के साथ साथ उन्हें सख्ती से लागू करने की भी जरूरत बताई, ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। Clearly is to have the necessary governance to prosper, and equally clearly we probably need to limit that strong governance so that it doesn't become tyrannical with democratic accountability and rule of law. But he leaves out the element that makes many of the Western countries prosperous, which is they have largely free markets. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। 30 मिनट तक चली इस मुलाकात में तीस्ता नदी जल बंटवारा और जमीनी सीमा समझौते पर भी चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने शेख हसीना को भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी टीएमसी संसद के बजट सत्र में आने वाले भूमि सीमा समझौते का विरोध नहीं करेगी। उन्होंने तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भी सकारात्मक रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। ममता बनर्जी ने ढाका में सेंट्रल शहीद मीनार पर मातृभाषा शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। ममता बनर्जी भाषा दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन के दौरे पर बांग्लादेश में हैं। যখন ল্যান্ড ডিসপিউট শর্ট আউট হয়েছে, তিস্তাতে আস্থা রাখুন, সবাই মিলে কথা বলে বাংলার যে সমস্যা আছে কিছু সেটা আমরা সমাধান করব। আপনাদেরও কিছু প্রবলেম আছে, আমি বুঝি সেটা, আপনাদেরও জল চাই, জলের প্রবলেম আছে, আমাদেরও কিছু প্রবলেম আছে, কারণ শুকিয়েছে, অনেকটা ব্যাপার আছে। देश भर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 774 हो गया है। इस बीमारी से कल से अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। साथ ही स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की तादाद 13,000 के करीब पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 25 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में पीड़ित लोगों का आंकड़ा 190 पर पहुंच गया है। पंजाब में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। तेलंगाना में भी 2 और लोग इस बीमारी के चलते उनकी मौत हुई है और 47 नए लोग इसका शिकार हुए हैं। और फिलहाल 8 बजे की खबरों में इतना ही, लेकिन चलते चलते आप जरूर देखिए देश और दुनिया की कुछ और खबरें। नमस्कार। श्रीलंका सरकार ने अपराध पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी दे दी। नई सरकार के इस कदम को सुधारों को लागू करने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। विधेयक जांच में मदद करने वाले गवाहों के लिए मुआवजे और प्रताड़ित करने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी करता है। नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हराम ने चिबोक के पास के कई गांवों पर हमला कर 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बोको हराम ने बीते साल चिबोक में ही एक स्कूल से 200 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को अगवा कर लिया था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक दुबई की द मरीना टॉर्च में आज आग लग गई। इसके बाद 330 मीटर ऊंची इस इमारत के अलावा आसपास की 2 इमारतों को भी खाली करा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वेस्टइंडीज ने क्राइस्टचर्च में खेले गए विश्व कप क्रिकेट के एक मुकाबले में पाकिस्तान को 105 रनों से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 311 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 39 ओवर में महज 160 रन पर ही सिमट गई। पाकिस्तान की ये लगातार दूसरी हार है। क्रिकेट विश्व कप में पूल बी के एक अहम मुकाबले में कल टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को तो दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हराकर विश्व कप अभियान की शुरुआत की है, लेकिन भारत के सामने विश्व कप में पहली बार दक्षिण अफ्रीका को हराने की चुनौती होगी।